हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अगर उसको रिकॉल करिए तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कॉलम मैट्रिक्स पहला, और दूसरा रो मैट्रिक्स एंड देन स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में दो स्पेशल टर्म जानते ही हैं क्या क्या था, एक प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल क्या होता है, और एक डायगोनल एलिमेंट्स की बात हमने की हुई थी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी भी बात किया हुआ था हम लोगों ने। स्क्वायर मैट्रिसेस के बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट में पढ़ा हुआ था जीरो मैट्रिक्स। अब आज हमें पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग डाल लीजिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है 3.1 के उसको सॉल्व करेंगे। आज 3.1 एक्सरसाइज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। थ्री 3.1 के बाद हमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस ही पढ़ना है। मीन्स मैट्रिसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ें सीखना है। डिवाइड वाला यहाँ सिस्टम नहीं है, मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड और स्केलर नंबर से किसी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहेंगे? दो मैट्रिसेस को इक्वल तब हम कहेंगे जब दो कंडीशन है इसमें। पहला कंडीशन अगर उनका आर्डर सेम हो। क्या कंडीशन है? नंबर 1 सबसे मेन कंडीशन है ये, आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर सेम होगा तभी फिर हम आगे चेक करेंगे इक्वल है या नहीं, क्योंकि आर्डर इक्वल ना होने से ही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा नहीं। जैसे एक हमें 2/3 आर्डर का मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, एक 3/2 आर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स कभी इक्वल होंगे? तो यहीं पे क्लियर हो गया कि इनका आर्डर इक्वल नहीं है। ये 2/3 आर्डर का है, ये 3/2 आर्डर का है, आर्डर इक्वल नहीं है मैट्रिसेस का, इसलिए मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, अगर इक्वल होगा मैट्रिक्स तो ए इक्वल टू बी हम लिखेंगे, इक्वल साइन यूज करेंगे। अब दूसरा कंडीशन, अगर मान लो कि मैट्रिक्स का आर्डर इक्वल है, जैसे यहाँ 2/3 आर्डर है, यहाँ पे भी क्या है 2/3 आर्डर, तो क्या आर्डर इक्वल होने से मैट्रिसेस को हम इक्वल कह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर केवल आर्डर इक्वल हो जाए तो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएगा। अब उसमें भी फिर सेकंड कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे एक एलिमेंट हमने लिखा A11 और यहाँ पे एक एलिमेंट हमने लिखा B11, तो अगर A11 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? B11 के इक्वल हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे एक एलिमेंट होगा A12 और यहाँ पे एक एलिमेंट होगा B12, और A12 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? B12 के। ऐसे सभी एलिमेंट्स जितने हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पढ़ने का तरीका देखिए, इसको बोलते हैं A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? B11। A12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कौन? B12। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, जितने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सब इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि अब मैट्रिसेस क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, तो दो कंडीशन समझ में आएगा आपके क्या क्या है। पहला कंडीशन ये हो गया कि आर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो गया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या करस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होने चाहिए? इक्वल। तो इसको लिख लीजिए, लेट ए को हमने माना Aij, अभी आर्डर यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, एंड Bij, B2 मैट्रिसेस। ये हमने माना कि ये दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। अब ये इक्वल कब कहलाएंगे इसको हमें देखना है, इसी का डेफिनेशन। B2 मैट्रिसेस देन A एंड B आर इक्वल, डिनोटेड बाई, इक्वल है तो कैसे डिनोट करेंगे? A इक्वल टू बी, इक्वलिटी साइन यूज कर लेंगे। इफ एंड ओनली इफ, पहला कंडीशन क्या बताया हमने? देयर आर्डर मस्ट बी सेम, आर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाए आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स corresponding elements
आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। जो मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, मीन्स ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, बी आई जे, मतलब आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। और ऐसा किसके साथ होना चाहिए, फॉर ऑल आई कामा जे, जितने आई और जे की पॉसिबल वैल्यू हैं सभी के लिए ये इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 लोगे, जे की वैल्यू 1 लोगे तो A11 इक्वल टू B11 के हो गया। आई की वैल्यू 2 लोगे, जे की वैल्यू 1 लोगे तो A21 इक्वल टू B21 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको देखिए और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बुक में देखिए तो पेज नंबर 63 पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल करके, हमें क्या बताना है, ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सब की वैल्यू बताना है। तो कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने आपको बता ही दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 का सेकंड वाला देखिए आप, 6 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है दो मैट्रिक्स इक्वल। प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमें दो मैट्रिक्स इक्वल करके दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें बताना है। तो एक्स प्लस वाई, फिर दूसरा है 2, उसके बाद 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ हमें 6258, 6258। ये 2×2 आर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं, आप देख रहे हैं। तो आर्डर तो सेम है, इक्वल मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कराएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करा लेंगे। यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कराइए तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, सीधे सीधे डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लग रहा है। x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 6 के। ये बन गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ देखो 2, यहाँ भी 2 है तो 2 इक्वल टू 2 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड, ये A21 वाला जो एलिमेंट है B21 वाले एलिमेंट के इक्वल कराएंगे। 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके करा देंगे, 5 के। यहाँ इक्वेशन सेकंड हो गया। और यहाँ देखिए एक्स वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल करा देंगे, 8 के इक्वल करा देंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए जेड की वैल्यू तो निकल जाएगा, इक्वेशन सेकंड से किसकी वैल्यू निकल जाएगा, जेड की वैल्यू। 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो z इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। z हमें मिल गया 0। अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने निकाल लिया y वेरिएबल की वैल्यू, कितना मिल गया हमें, 8/x, y इक्वल टू 8/x मिल गया। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई के प्लेस पे 8/x हो गया इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम हो गया x, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 8 इक्वल टू 6। आप 12th में है, कैलकुलेशन तो आप इतना ईजी कर ही लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x हो गया तो हमें मिल गया x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ फैक्टराइज करेंगे, कितने कितने का फैक्टर बनेगा, 4 और 2 का फैक्टर बन जाएगा, -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन कराइए, x कॉमन हो गया, x माइनस 4, यहाँ -2 कॉमन हो गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया हमें एक ब्रैकेट में x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हमें मिला, एक वैल्यू मिला 4 और एक वैल्यू मिल गया 2। तो x की वैल्यू निकल गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाई इक्वेशन 4 इफ x इक्वल टू
हमने कितना माना 4, देन y की वैल्यू बताइए कितना हो गया, y की वैल्यू हो गया 8/x, 8/x का मतलब हो गया 8/4 और इसकी वैल्यू हो गया 2। दूसरा केस इफ़ x इक्वल टू कितना मान लें 2, देन y की वैल्यू निकालो 8/2 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हमें x, y और z की वैल्यू अब आंसर करना है, तो आंसर में अब क्या लिखोगे, ये तो निकल गया इतना सब कुछ। अब आंसर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो गया आंसर का। पहला पॉसिबिलिटी है अगर x की वैल्यू, केस 1 वाला देखिए, x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रहा हमें 2 और z की वैल्यू 0, या तो ये केस बनेगा। और दूसरा केस x की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें देखिए कितना मिला हुआ है, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। तो ये हो गया आंसर x, y और z की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 का जो और रिमेनिंग प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कंपेयर करके ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करा देंगे और वहाँ से हम x, y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए MCQ है, इसको आप आंसर तुरंत कर सकते हैं। लिखा हुआ कोई मैट्रिक्स ए है, Aij m/n आर्डर का, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ़, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जो भी कहिए आप। तो यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, m इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है, प्रॉब्लम पढ़िए बुक में, तो लिखा हुआ विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। तो x और y की वैल्यू हमें बताना है जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हो जाएं। तो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करा लीजिए पहले। 3x + 7, यहाँ 5 है, यहाँ पे है y + 1 और यहाँ पे है 2 - 3x। इसको इक्वेट करा लीजिए, 0 y - 2 एंड 8 4, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमने इक्वल करा दिया। अब इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x, y की अगर हमें वैल्यू मिलेगा तो उसको ऑप्शन में चेक करके जो मिलेगा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करा लेंगे, इसमें सिंपल है एकदम। 3x + 7 = 0 हो गया पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन देखिए 5, तो y - 2 = हो गया 5, सेकंड इक्वेशन। अब इसको कंपेयर कराइए यहाँ से, y + 1 = 8, तीसरा इक्वेशन 2 - 3x = कितना हो गया 4, इक्वेशन नंबर 4। सभी जगह से आप वैल्यू निकाल लीजिए। पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू देखिए निकालिए तो कितना हो गया -7/3, यही आया ना। और दूसरे वाले से y की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 ट्रांसपोज होगा, 5 + 2 कितना हो गया 7, तो y की वैल्यू हो गया 7। अब देखिए यहीं पे आप रुक मत जाइएगा कि हमें x और y की वैल्यू तो मिल गया है ना, x और y की वैल्यू मिल गया तो यही आंसर हो गया। ऐसा नहीं है, जितने जगह वेरिएबल आपको दिख रहा है सब जगह से आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। x वेरिएबल की जितने इक्वेशन बन रहे सभी से सेम वैल्यू आना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू हमें नहीं मिलना चाहिए। और y वेरिएबल का भी सब सेम वैल्यू ही आना चाहिए। मीन्स अगर इक्वेशन 3 को सॉल्व करें और y की वैल्यू निकालें तो 7 ही आना चाहिए। अगर 7 नहीं आया, 7 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन ऐसा कोई x और y की वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, देखो y की वैल्यू यहाँ कितना है, 1 ट्रांसपोज हो गया, कितना हो गया 7, तो y का तो वैल्यू इक्वल मिल गया, तो यहाँ तो सही है। अब ये लास्ट वाला सॉल्व करके x निकालिए, देखिए कितना आया, यहाँ पे आ गया -3x = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x = हो गया -2/3। यहाँ हम देख रहे हैं x की वैल्यू -7/3 है और यहाँ हम देख रहे हैं x की वैल्यू -2/3 है। तो x की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। x की यहाँ पे भी हमें वैल्यू -7/3 ही मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। इसलिए हम कहेंगे कि x और y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन जो दिया हुआ है बुक में, ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x एंड
y कैन नॉट बी फाइंड, या आप ऑप्शन सीधे बी लिख दीजिए, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 1 मार्क्स का, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एमसीक्यू आपके यहाँ 10 मार्क्स का आता है, आप जानते ही हैं। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से रहता ही रहता है एमसीक्यू में। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताइए ऑफ ऑर्डर 3/3। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्रीज 0 और 1। दो एंट्री हमें दिया हुआ है, 0 एक दिया हुआ है और एक 1। दो एंट्री लेकर के हमें बनाना है कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हम बना सकते हैं ऑर्डर 3/3 का। तो इसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 या इसको जनरल ऑर्डर कर लीजिए, ऑफ ऑर्डर m/n विद एंट्रीज 1 2 3। टोटल हमने कितना एंट्री माना हुआ है, k इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए कितनी एंट्रीज दिया हुआ है, एंट्रीज हमें k एंट्रीज दिया हुआ है टोटल। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, इसका पावर लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, यहाँ कितने एंट्रीज हैं, k एंट्रीज, और इसका पावर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, m/n एलिमेंट्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, प्रॉब्लम नंबर 10 को। तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा। एंट्रीज देखिए कितना एंट्रीज दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ विद ईच एंट्रीज 0 और 1। तो दो ही एंट्री आपको दिया हुआ है, तो बेस में लिख देंगे 2। 0 1 ये सब नहीं लिखेंगे, उसको काउंट कर लेंगे कितनी एंट्रीज हुआ। तो 0 और 1 दो एंट्री आपको दिया हुआ है, तो बेस में हो गया 2। ये के हमें बता रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। पावर में क्या लगाएंगे, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बोला है, देखिए 3/3 ऑर्डर का बोला है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हो गया 2 to the power 9। इसको ऑप्शन में मैच कराइए, 2 to the power 9 नहीं लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 512। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो गया 512। अगर इसी में आपसे कहा जाता कि 3/3 ऑर्डर या 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए विद एंट्रीज 0 और 1 और 2, ठीक। अगर ये आपसे पूछा जाता तो बताइए कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे यहाँ 3 एंट्रीज है, तो 3 हो गया बेस में, और पावर में हो गया 2 मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो गया 4। तो 3 to the power 4 हो गया, और 3 to the power 4 की वैल्यू कितना होता है 81। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।